हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग केमिस्ट्री 12th नीट का नवंबर मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट 46 नंबर का क्वेश्चन क्या गिवन है। व्हाट वुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 20% आयोनाइज 0.2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो 2 मोलल सॉल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम लोगों को पता है जो 100% डिसोसिएट नहीं होता वो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, आपको के एफ पी गिवन है, तो बस सिंपल कैलकुलेशन है। इसके लिए आई का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ओके, क्योंकि हमको फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है, मतलब टी एफ। ठीक, तो टी एफ तक पहुंचना है। चलो, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ओके, अल्फा कितना आयोनाइज हो रहा है 20%, मतलब परसेंटेज निकालोगे तो 0.2। चलो ठीक, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। ओके, आई आपका वैसा का वैसा 1 प्लस 0.2, तो ये हो गया आई आपका 1.2। ठीक, अब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। ठीक, आई की वैल्यू कितनी है 1.2, के एफ कितना है 1.86 और 0.2 मोलार। ओके, जब आप उसकी कैलकुलेशन करोगे आपको मिलेगा 0.446। ठीक, आपको क्या फाइंड करना था टी एफ, तो टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ, क्योंकि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। हमको तो टी एफ फाइंड करना था, तो ये इधर आएगा तो ये माइनस होकर उधर जाएगा। ठीक, टी नॉट एफ कितना होता है 0 सेंटीग्रेड, माइनस डेल्टा टी एफ कितना आया 0.446, जो कि नियरली कितना होगा माइनस 0.446, जो कि नियरली 0.45 सेंटीग्रेड माइनस। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा 0.45 सेंटीग्रेड। ओके, चलो इसके बाद चलते हैं 47। Which of the following statement is correct if the intermolecular force, okay, intermolecular force in liquid A, B and C are in the order A, okay, less than B, less than C। मतलब C जो है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है। ओके, तो ये सबसे कम इओपरेट होना चाहिए। ठीक, चलो B इओपरेट मोर रिपीटली देन A, तो नहीं होगा। ओके, क्योंकि बी में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो वो ज्यादा इओपरेट नहीं होगा एज कंपेयर टू। बी इओपरेट लेस रेडली देन सी, नहीं, ज्यादा होगा, क्योंकि बी में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू सी। सी वाला चेक करें तो ए एंड बी इओपरेट एट द सेम रेट, क्योंकि लेस देन गिवन है तो सेम रेट पे इओपरेट होना मुमकिन ही नहीं है। ओके, डी तो ए इओपरेट मोर रिपीटली देन सी, तो हाँ सी जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो बहुत ही कम इओपरेट होगा एज कंपेयर टू ए। सो डी इज योर करेक्ट आंसर, ए इओपरेट्स मोर रिपीटली देन सी। चलो ठीक, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद 48 मोलालिटी ऑफ ए ग्राम सॉल्यूशन इज बी, मतलब आपकी जो मोलालिटी है वो कितना है बी है। कंपाउंड का जो मास है, ओके, ए ग्राम सॉल्यूशन, सॉरी मोलालिटी ऑफ ए ग्राम सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना है आपके पास ए। ठीक, फिर बोला है इफ द मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब डब्ल्यू बी, मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं डब्ल्यू बी, जो कि कितना है सी ग्राम। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो हमको पता है मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट WA। ठीक, बट हमने मोलालिटी को B माना है तो यहां पर मैं लिख लेता हूं B, मास ऑफ सॉल्यूट को हमने माना है C इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास आपको फाइंड करना है, और WA क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, लेकिन यहां पर क्या पूछा है मोलालिटी पूछा है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा जो सॉल्यूशन है
कौन सा ए, उसमें से आपको मास ऑफ सॉल्यूट बात करना होगा ना, तभी आपको क्या मिलेगा। देखो ए क्या है, तो डब्ल्यू ए नहीं, बट ये सॉल्यूशन का मास है, ध्यान रखना, मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को माइनस कर दो, मतलब ए माइनस सी, तो आपको क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर आएगा ए माइनस सी। तो आपका ओवरऑल फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू सी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ये बी नीचे आ जाएगा, और ए माइनस सी। ओके, कुछ नहीं था, एक सिंपल इक्वेशन था जिसको थोड़ा फॉर्मेशन में लाके उसको करेक्ट करना। क्लियर है। तो C अपॉन बी वाला ऑप्शन कहां दिख रहा है, तो ये रहा, डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो इसके बाद चलते हैं 49 में। 49 में क्या बोला है, तो 49 में बोला है, इन aqueous solution which is act as a strong base। aqueous solution में strong base काम कौन करेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जब 2 डिग्री एमाइन होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, क्योंकि हम लोगों ने उसका ऑर्डर देखा हुआ है 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर है। और वो हमने किसके लिए देखा था, 2 3 1 है ना, बड़ा वैल्यू है, हम लोग देखते हैं CH3 CH2 NH के लिए, या NH2 मतलब इथाइल के लिए हम लोग चेक करते हैं। क्लियर। तो इसमें से देख लो, तो देखो ये तो 2 डिग्री है, ओके, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये फिनाइल मतलब एनिलीन है। तो 2 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, तो ये सी। क्लियर। सी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि 2 डिग्री में सबसे ज़्यादा बेसिक है। ओके, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 50 नंबर का। 50 नंबर में क्या बोला है, हाउ लॉन्ग मस्ट ए 50 एम्पियर करंट बी पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉर रिफाइनिंग कॉपर टू प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ कॉपर। ओके, 3 मोल ऑफ कॉपर जो है उसमें कितने टाइम तक हमको पास करना पड़ेगा, क्या, करंट। ओके, तो देखो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, और फॉर्मूला कौन सा है, तो वी ऑल नो मास W इज इक्वल टू, मोलिकुलर मास लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास भी लिखते हैं हम लोग। ओके, इक्विवेलेंट वेट इंटू I क्रॉस T अपॉन N इंटू 96500। ओके, बट हमको A भी गिवन है करंट, ओके, 3 मोल भी गिवन है, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे तो मास है ना, तो मास को हम लोग थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हैं, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। वेट फाइंड करना है तो मोल इंटू मोलिकुलर मास ले जाओ। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं मोल इंटू मोलिकुलर मास इज इक्वल टू, यहां पर तो क्या होता है, मास, इक्विवेलेंट मास, या जो भी लिखो, मोलिकुलर मास इंटू I क्रॉस T अपॉन N इंटू 96500। चलो ठीक, अब मोल तो आपके पास कितने हैं, तो वो है 3। अब कॉपर है तो उसका मोलिकुलर मास कितना होगा, 63.5 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, और मोलिकुलर मास कॉपर का हम लोग कितना लेते हैं, 63.5। आई हम लोग कितना लेंगे, तो 50 एम्पियर करंट है, और टी आपको फाइंड करना है, एन CO2 प्लस का 2 होता है। ओके, और ये हो गया 96500। यहाँ से टी को सब्जेक्ट बनाओ तो ये सामने जाएगा, तो 3 इंटू 63.5 इंटू 2 इंटू 96500 divided by 63.5 into 50 is equal to t। ओके, 50 सॉरी 63.5 63.5 खत्म, ओके, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। क्लियर है। और जब आप इसका टोटल कैलकुलेशन करोगे तो वो आएगा 11580। क्लियर है, टोटल टी, बट टी किस में आएगा, इस सेकेंड में आएगा। आर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर लो, तो आपका आंसर बनेगा 3.21 समथिंग। ओके, और 3.21 इसका मतलब वो नियर एट किसके है, 3.22 आवर्स। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके,
चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 51 में। ओके 51 में क्या बोला है, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल M से कहाँ जा रहा है, M प्लस। ओके सॉल्ट ब्रिज X माइनस टू कहाँ जा रहा है, X। ओके और उसमें M प्लस से लेके M की वैल्यू कितनी है, 0.44 वोल्ट। ओके और X से X माइनस की वैल्यू कितनी है, 0.33 वोल्ट। चलो क्लियर है, हमको पता है कि जो ये वैल्यू है M प्लस टू M, ओके वो कितना है 0.44 और X टू X माइनस 0.33। हमको पता है जो कम वैल्यू होती है ना वो हमारा क्या होता है, एनोड होता है, और ज़्यादा वैल्यू होती है वो क्या होता है, कैथोड होता है। क्लियर है, तो अगर आपको ई नॉट सेल फाइंड करना है हम लोग 0.44 माइनस 0.33 आपका आएगा 0.11 वोल्ट। क्लियर है, यहाँ पर देखो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में माइनस प्लस दिखा रहा है तो ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो चला गया, तो मतलब इसके हिसाब से सी और डी ऑप्शन तो होगा नहीं। चलो तो अब हमको देखना पड़ेगा उसका रिएक्शन कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है। ओके चलो फर्स्ट ये M में से कहाँ जा रहा है, M माइनस में। ओके और X माइनस टू X, मतलब X माइनस जो है वो जा रहा है X में इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो सामने जो होगा वो क्या होगा, M प्लस होगा क्योंकि एक गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में जाएगा, M में। ठीक है चलो रिएक्शन बनाते हैं, यहां पर आएगा X माइनस प्लस M प्लस, इट गिव्स X प्लस M। क्लियर है, M प्लस X माइनस। ठीक तो सॉरी यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर ओनली प्लस है, ध्यान रखना। ओके तो देखो M प्लस ना, M प्लस X माइनस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ओके बी वाला जो है इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, M प्लस X माइनस गिव्स X M या M X, तो बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक है। ओके इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं 52 में। ओके 52 वाले के लिए थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, चलो बना देते हैं। ओके चल 52 में क्या बोला है, इजी एग्जांपल है। ओके आपको फाइंड करना पड़ेगा जो आप लोगों ने क्लोरोस जो पढ़ा है प्रिंसिपल, उसे से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक चलो तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखो द इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डेल्टा इनफाइनाइट फॉर इलेक्ट्रोलाइट Ba एंड Ca, Ba और Ca के लिए गिवन है लैम्बडा नॉट। अच्छा लिख लेते पहले, Ba के लिए कितना है 140, लैम्बडा नॉट Ca के लिए कितना है 120। ओके द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर Bx नॉट, Bx भी आपको गिवन है कितना है 198, तो आपको फाइंड किसके लिए करना है, Cx के लिए फाइंड करना है, मतलब डेल्टा नॉट Cx आपको फाइंड करना है। आपको बचाना क्या है, एक C को बचाना है, एक X को बचाना है, तो जिसको बचाना है वो प्लस बाकी माइनस, तो जो मैंने राउंड किया ना यहाँ पर ये वाला राउंड, उनको प्लस करो, इस पैसा आपको माइनस कर। ठीक है चलो तो अगर मुझे इसका इक्वेशन बनाना तो कैसा बनेगा पता है, लैम्बडा नॉट Cx इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करो, लैम्बडा नॉट Ca प्लस लैम्बडा नॉट Bx माइनस लैम्बडा नॉट Ba, बात खत्म। ओके जब आप उसका लैम्बडा है ना ऐसे छोटे छोटे वैल्यू लिखोगे है ना, C प्लस ओके फिर प्लस लैम्बडा A माइनस, ऐसे ऐसे करते जाओगे तो ये उड़ जाएगा पूरा। तो देखो यहाँ से बचेगा क्या C, यहाँ से बचेगा क्या X, बाकी B से B कट हो जाएगा, A से A कट हो जाएगा। जब आप छोटे छोटे इक्विवेलेंट लैम्बडा लिखेंगे तब। ओके चलो तो Ca की वैल्यू कितनी थी 120 प्लस Bx की वैल्यू कितनी थी 198 माइनस लैम्बडा नॉट Ba कितना था 140। ओके अब टोटल इसका करो कितना आ जाएगा 178। ठीक है तो लैम्बडा नॉट Cx 178 जो कि A होगा आपका करेक्ट आंसर।
ओके, यहाँ पर भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ बी वाले में। ओके, तो ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो ठीक, ओके। इसके बाद आगे चलते हैं 53 में। ओके, 53 में क्या बोला है, तो 53 में बोला है द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ M2 प्लस आयन। ओके, और इसका पोटेंशियल आपको गिवन है। क्लियर है, तो आपको फाइंड करना है कि ये कैसे बनेगा। चलो, सबसे पहले 0.1 मोल है ना, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो नट्स इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, नट्स इक्वेशन किसके लिए लिखोगे, M में से क्या बन रहा है, M2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। M में से क्या बनेगा, M2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, M नॉट M2 प्लस कितना हो जाएगा, 1.18 वोल्ट। चलो क्लियर है, ओके। अब मुझे कैलकुलेशन करना है E सेल इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन माइनस 0.0592 बाय n log M2 प्लस। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस वाले लेना है, M वाला तो लेंगे नहीं हम लोग, ये वाला। ओके, क्योंकि हमने डायरेक्ट लिखा है, बाकी ऊपर M के नीचे M2 प्लस, ये 0.1 होगा, ऊपर जाएगा 10⁻⁻1 लिखेंगे। ओके, या सीधा लिखोगे तो भी चलेगा। ई ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, 1.18 माइनस 0.0592 अपॉन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 log 10⁻⁻1। ओके, तो 1.18 माइनस 0.0296 log 1 आगे आएगा। ओके, और ये सब कुछ मिला के कितना हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये तो आगे आ जाएगा। ओके, इसमें से माइनस करो 1.21 वोल्ट। ओके, तो प्लस में आएगा, ध्यान रखना ई सेल। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये 1.21 वोल्ट। क्लियर है, तो आपको ध्यान में रखना। चलो, इसके बाद आगे चलते हैं 54 में। फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। ओके, एक आपको रिएक्शन गिवन है, उसका फाइनल प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। क्लियर, चलो लिखते हैं। सबसे पहले आपको CH3 CH2 NH2 है, इसकी रिएक्शन आप लोग HNO3 के साथ कर रहे हो। जब भी आप लोग HNO3 के साथ करोगे तो आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री मिल जाएंगे अंदर। ओके, वो आपको सीधा याद रखना है, अगर ना कुछ आगे गिवन हो तो CH3 CH2 OH आपका A नंबर का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, इसके अंदर आप लोगों ने क्या ऐड किया है, SOCl2। जैसे SOCl2 ऐड करोगे तो CH3 CH2 Cl आपका C नंबर का प्रोडक्ट बनेगा। ओके, इसके अंदर जैसे आप लोग अल्कोहलिक KOH ऐड करोगे, बीटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ओके, और वहां से हेलोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। एंड नाउ HBr के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई H2O2 नहीं है तो मार्कोव-निकोव यूज करेंगे। ओके, H2O2 होता तो एंटी मार्कोव-निकोव। क्लियर है, तो बस यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगी, एक को हाइड्रोजन दे दो, एक को Br दे दो। क्लियर है, तो प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH2 Br। ठीक, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये वाला डी। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, ओके। चलो इसके बाद आगे चलते हैं 55 में। एक टेबल गिवन है आपको, ए की, बी की मोलारिटीज गिवन है, रेट भी गिवन है। ओके, चलो हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा है और कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर, इसमें बोला है which of the following interface S can be drawn from above data। ओके, चलो थोड़ी जगह बना लो, इसके बाद कैलकुलेट वापस से करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अच्छे से देख लेते हैं। चलो, मेरे पास जो है यहाँ पर प्रेजेंट डेटा, उसे हम लोग लिखे तो ए की कंसंट्रेशन जो है वो है 1 × 10⁻² है। ओके, सेकेंड है 2 × 10⁻²। ओके, उसके बाद है 2 × 10⁻²। बी की जो कंसंट्रेशन है वो है 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² और 4 × 10⁻²। जो रेट है
वो है आपके पास 2 इंटू 10⁻⁴, ओके, 4 इंटू 10⁻⁴ एंड 8 इंटू 10⁻। अगर ये हम लोग लिखे उसके लिए रेट, तो पहले वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू के, ए और बी। क्लियर है? तो देखो यहां पर अगर मैं लिखूं 2 इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन 1 और बी की कंसंट्रेशन 2, क्योंकि पावर तो -2 4 हो जाएगी, ऊपर नीचे उड़ जाएगी। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग लिखे सेकंड के लिए, तो ये फर्स्ट के लिए R1, R2 के लिए लिखे तो क्या लिखेंगे, के, ए और बी। इसके लिए भी 4 इज इक्वल टू के, यहां पर 2, यहां पर भी 2। R3 के लिए चेक करें तो के, ए एंड बी। ओके, R3 क्या है, तो ये है 8 के इज इक्वल टू के, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 4। समझ रहे हो? चलो ऑप्शन चेक करते हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 10⁻⁴, है ना, लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। यहां पर रेट कांस्टेंट कितना गिवन है, 10⁻⁴। ओके, रेट कांस्टेंट के, क्या के 10⁻⁴ होगा? यहां से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, 10⁻⁴ नहीं होगा, क्योंकि वो उड़ जाएगा सामने से। तो ए आपका क्या होगा, गलत आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड, रेट लो ऑफ रिएक्शन इज के, ए एंड बी। रेट लो का रिएक्शन क्या होगा, ए एंड बी होगा। ओके, ये तो हमने लिखा ही है 1 2 और 3। ओके, रिएक्शन के हिसाब से भी वही होगा। क्लियर है? और ये एक प्रैक्टिकल होता है, तो हमको इसके हिसाब से यही लेना पड़ेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। मतलब देखो यहां पर 4 डबल करोगे तो ये क्या होगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर भी डबल करोगे तो 4 टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो इस वाले इक्वेशन के लिए राइट है। ओके, तो हम लोगों को क्या बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डेटा। तो कौन से इंटरफेस हम लोग लिख सकते हैं, तो ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, बी एंड सी। ठीक, ये आपको याद रखना है। ओके, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन में। 56 में क्या बोला है, एक रिएक्शन है केमिकल काइनेटिक्स की सबसे सिंपल रिएक्शन। ओके, और उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है। ओके, चलो सबसे पहले मैं लिखता हूं रिएक्शंस। रिएक्शंस है 2A + 3B गिव्स 4C + 5D। ओके, अगर इसके लिए हम लोग लिखे तो देखो ये डिसअपीयरेंस होगा और ये क्या होगा, अपीयरेंस होगा। okay? ये निकलेगा बाहर, ये प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। अगर मुझे लिखना है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A डिवाइडेड बाय 2 ऐसा लिखूंगा, इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B अपॉन 3, क्योंकि ये तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो तो कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड तो वो अपीयर होंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D डिवाइडेड बाय 5। ये C था, ये D है। ओके, तो 2 3 4 5 ऐसा ऑप्शन कहां पर है, देखो 4 5 तो ये तो आएगा नहीं, गया। 4 3 ये भी गया। 2 3 चलो ये राइट है, लेकिन 4 3 आ गया यहाँ पर, ये भी गलत। एकमात्र ऑप्शन डी है जिसके अंदर ये हो रहा है। चलो क्लियर है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A बाय 2, B के बाय 3, C का बाय 4, D का बाय 5, इसके हिसाब से हो रहा है। ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो इसके बाद आगे चलते हैं 57 में। 57 में क्या बोला है, एक अच्छी रिएक्शन है। ओके, एक अच्छा एग्जाम्पल भी है। क्लियर है? और वो आपको अच्छे से याद भी करना होगा। ओके, चलो उसको भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है लेकिन अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, 4 मार्क्स के लिए इतना तो बनता है। क्लियर है? चलो मैं ये निकालने जा रहा हूँ। ओके, आप लोग लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं निकाल रहा हूँ। 3 2 1 0। ओके, क्योंकि इसके लिए थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी मेरे को। ओके, तो सबसे पहले थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर? ओके, चलो तो क्या बोला है इस इक्वेशन में,
बोला है रिएक्शन ए, चलो ए गैसियस है, जा रहा है टू बी प्लस सी में, ठीक, ध्यान रखते रहना। ओके, इसके बाद बोला है आफ्टर 50 मिनट्स द प्रेशर इनसाइड द वेसल इंक्रीज फ्रॉम 80 mmHg टू 200 mmHg। द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर आफ्टर 100 मिनट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी। ओके, चलो सबसे पहले तो मेरे को t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कितना होता है 80 होगा, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तब कितना होगा 80, तब ये कितना है 0 0। 80 t इज इक्वल टू टी टाइम पे 80 में से कितना जाएगा 2x जाएगा, सॉरी x जाएगा, यहाँ पर बनेगा कितना 2x और यहाँ पर x, ठीक। तो p टोटल आपको कितना मिलेगा, तो सबका एडिशन कर दो, तो 80 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x, x से x गया तो pt आपको कितना मिला 80 प्लस 2x। ओके, तो आपको x कितना मिलेगा, तो यहाँ पर देखो pt आपको कितना लेना है, तो 80 था जो कि इंक्रीज हो गया कितना बना 200 mmHg, तो टोटल प्रेशर आपको लेना है 200। ओके, और 80 तो है ही प्लस 2x, ये 200 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 120। ओके, और 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 60 मिलेगा। चलो ठीक, ओके, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसमें पुट करो, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टी मतलब कितना है 50 मिनट्स, तो यहाँ पे 50 पुट कर दो, लॉग, ओके, ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर आएगा आपका 80 और नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा आपका P नॉट A जो कि ये रहा यहाँ से, तो P नॉट A यानी कि PA इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 80 माइनस कितना आया 60 इज इक्वल टू 20, आपको 20 यहाँ पे पुट करना है। ओके, तो यहाँ पर 0 0 ये हो गया 4, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6021, तो 2.303 अपॉन 50 इंटू 0.6021, क्लियर है, कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0277, ठीक। चलो अब आपको k मिल गया, तो अब किसके लिए चेक करना है, ये रहा 100 मिनट के लिए। ओके, चलो 100 मिनट के लिए चेक करते हैं, तो x यानी कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, ओके, यहाँ पर तो कितना था 80 था, ओके, और ये हमको x फाइंड करना है, k की वैल्यू आपको अभी मिल गई 0.0277 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 80 माइनस लॉग x, ठीक। जब आप उसका पूरा कैलकुलेशन करोगे t कितना लेना आपको 100 मिनट, क्लियर है। अब कितने किसके लिए पूछा है 100 मिनट के लिए पूछा है, ओके, तो आपको 100 लेना है, मल्टीप्लाई करो तो 0.0277 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल टू लॉग 80 माइनस लॉग x। ओके, चलो यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करो तो ये समथिंग आएगा 1.20 के आसपास इज इक्वल टू लॉग 80 कितना होगा 1.90 होगा माइनस लॉग x। ओके, और log x आपको कितना मिलेगा, log x मिलेगा 0.699, x यानी कि एंटी लॉग आपको कितना मिलेगा, एंटी लॉग मिलेगा 0.699 जो कि 5 के अराउंड होगा, यहाँ पे दिया है। ओके, तो x यानी कि क्या था आपका, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन सॉरी जो प्रेशर आपने फाइंड किया था वो x, लेकिन आपको तो क्या फाइंड करना है टोटल प्रेशर pt, तो pt आपको कितना मिलेगा, तो pt इज इक्वल टू कहाँ गया x, pt का वैल्यू ये रहा, pt इज इक्वल टू 80 प्लस 2x, 80 प्लस 2 इंटू 5, 80 प्लस 10 इज इक्वल टू 90, तो pt कितना आएगा आपके पास 90 mmHg आएगा, तो आपका a करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, तो a इज योर करेक्ट आंसर। चलो क्लियर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो इसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। ओके, ना समझ में आया हो तो वापस एक बार रिवाइंड करके देख लेना, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर इतने नहीं हो सकता कि मैं आपको वापस एक बार लिख के बता सकूं। ओके, आप थोड़ा वीडियो पीछे कर दो और वापस एक बार रीड देख लो, क्लियर है, आपको सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। ठीक, चलो
इसके बाद मैं आगे चलता हूँ 58 के लिए, तो थोड़ी मुझे जगह बनानी पड़ेगी। ओके, तो मैं ऊपर से जगह बना रहा हूँ, ओके, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो अगर आप लिख रहे हो तो। क्लियर? ओके। चलो 58 में हम लोग क्या करेंगे, देखो 58 में बोला इन द रिएक्शन N2 3H2 इट गिव्स 2NH3। ओके, dx by dt is equal to 1 into 10 raised to 2 N2 H2 की पावर 3 माइनस 1 into 10 raised to minus 3। ओके, और NH3 जो है उसकी पावर 2 है। क्लियर है? इतना आपको एग्जाम्पल में गिवन है। साथ में दूसरा क्या गिवन है कि अगर N2 H2 की पावर 3 है, NH3 की पावर 3 है, तो आपको इसके इक्वल क्या लिखना है, 10 raised to minus 5। अच्छा, थोड़ा कैलकुलेशन और कर ही लेते हैं। चलो लिखा है तो N2, ओके, यहाँ पे लिखा है H2 की पावर 3 और नीचे लिखा है NH3 का पावर स्क्वायर, ओके, और इज इक्वल टू क्या लिखा है, 10 raised to minus 5। अच्छा, ये सामने जाएगा तो क्या बनेगा, N2 H2 की पावर 3 इज इक्वल टू 10 raised to minus 5 NH3 की पावर 2। तो देखो ये स्टेप इतना सा और इतना सा, इसकी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। ओके, चलो थोड़ी जगह बना लो। ओके, जगह बनाने के बाद आप लोग अब तो समझ ही गए होंगे ना आंसर कौन सा आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा मॉडिफाइड करना था बस। ओके, थोड़ा सा मॉडिफाई करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो देखो ऊपर वाले में ये यहां पर पुट करो जरा, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 इंटू 10 raised to 2 N2 और S2 की पावर 3 की जगह क्या लिखना है, ये वाला 10 raised to minus 5 NH3 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 1 इंटू 10 raised to minus 3 और NH3 का पावर स्क्वायर। देखो ये 2 है, ये -5 है, तो -3 मिलेगा। 1 इंटू 10 raised to minus 3, ओके, NH3 का पावर 2 माइनस 1 इंटू 10 raised to minus 3 NH3 का पावर 2। देखो दोनों सेम है तो उड़ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद आपका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपका जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। चलो क्लियर है, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। ओके, चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, 59 नंबर का क्वेश्चन। 59 में क्या बोला है, अ सर्टेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज के इज इक्वल टू 0.024 मीटर सेकेंड इनवर्स फॉर द डिसअपीयरेंस ऑफ ए। What will be the concentration of A after 50 seconds if the initial concentration is 0.50 मोलर। मतलब आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन है। अच्छा, ए की फॉर्म में है तो ए नॉट लिख लो, वरना हम लोग बुक के हिसाब से आर नॉट और आर के फॉर्म में लिखते ना, लेकिन ए की फॉर्म में तो ए नॉट आपको कितना गिवन है, 0.50। ठीक है, और टी आपको कितना गिवन है, तो टी है 15 सेकेंड। ओके, और ए आपको फाइंड करना है, क्लियर है, और के आपको गिवन है 0.024। अच्छा, जीरो ऑर्डर के लिए कौन सा फॉर्मूला है, सबको पता है, आर इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। ओके, बस ये है आपका 0.024 इज इक्वल टू ए नॉट कितना है 0.50 माइनस ए आपको फाइंड करना है और टी कितना है 15 सेकेंड। ये सामने जाओ तो कितना बचेगा 0.36, ये 0.50 माइनस ए, ये इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, हाँ ध्यान रखना। ए इज इक्वल टू क्या इतना होगा 0.50 माइनस 0.30 इज इक्वल टू 0. कितना होगा 14। ओके, तो ए आपको मिलेगा 0.14। कौन सा ऑप्शन है 0.14 वाला, सी। सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, इसी एग्जांपल है, बस आपको फॉर्मूला याद होंगे तो आप लोग कैलकुलेशन कर पाओगे। बस एक बार अच्छे से रीड करो, रीड करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि एग्जांपल कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलो उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं 60 में। ओके, 60 में क्या बोला है, टू रिएक्शंस एक्स गिव्स प्रोडक्ट। एक्स जो कि क्या दे रहा है, एक प्रोडक्ट दे रहा है। ओके,
एंड बी गिव्स प्रोडक्ट, ए और बी नहीं लिया, एक्स और बी लिया, कोई बात नहीं, बी गिव्स प्रोडक्ट, ओके, बी भी प्रोडक्ट बना रहा है, उसके रेट कांस्टेंट है, इसके लिए कितना है के ए, इसके लिए कितना है के बी, एट टेम्परेचर टी, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है टी है, ओके। इसके बाद बोला एक्टिवेशन एनर्जी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ई ए है एंड ई बी है। बोला इफ के ए ग्रेटर देन के बी एंड ई ए लेस देन ई बी एंड अज्यूमिंग दैट ए आयरनेस कांस्टेंट फॉर द बोथ रिएक्शन इज सेम, मतलब ए कैसा है सेम है, ठीक। तो बोला एट हायर टेम्परेचर के ए विल बी ग्रेटर देन के बी, है ना, एट लोअर टेम्परेचर के ए विल बी ए एंड के बी विल बी डिफर मोर के ए, ओके ओके। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग उसका इक्वेशन लिखते हैं तब पता चलेगा। तो के का इक्वेशन क्या था, ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक। तो यार थोड़ी देर के लिए उसको के ए मान लो, तो लॉग के ए इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अच्छा, के बी के लिए हम लोग लिखे तो वही लिख सकते हैं, ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसके लिए भी लॉग के बी लिखे तो क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर और लॉग के बी है, तो ये हमको दिख रहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन होते क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि लॉग है, ओके। तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखना, क्लियर है। तो यहां पर याद रखो, अगर लॉग की ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है किसके, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो, क्लियर है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें जो कंडीशन गिवन है ना, के ए इज ग्रेटर देन के बी, के ए ग्रेटर देन के बी, इसका मतलब ये के ए ज्यादा है के बी से, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, तो ये जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये तो सही होता जाएगा, ये तो कभी चेंज होगा नहीं, तो ए वाला राइट है। एट हायर टेम्परेचर के ए विल बी ग्रेटर देन के बी, ये भी राइट है। चलो सेकंड टाइप चेक करें, एट लोअर टेम्परेचर के ए एंड के बी विल बी डिफर मोर देन के एंड के बी, लोअर टेम्परेचर पे भी ये क्या होंगे, थोड़े थोड़े डिफरेंट तो हो गई, उसकी वैल्यू कम होगी धीरे धीरे, ओके। तो ये भी इसके लिए राइट है। एज टेम्परेचर राइज के ए एंड के बी विल बी क्लोज टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, हाँ, तो टेम्परेचर राइज होने पर उनकी जो वैल्यूज है, ओके, वो उसकी जो वैल्यूज है वो कितनी होगी, थोड़ी थोड़ी पास होगी, ओके। एज टेम्परेचर राइजेस के एंड के बी विल बी क्लोज टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, क्लियर है। इसका मतलब ये चारों के चारों कैसे हैं, राइट है, ओके। तो 60 में आपका आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा, ऑल ऑफ द अबव, क्लियर। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ओके। चलो इसके बाद है 61। 61 में आप लोग क्या है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, अल्कोहल नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ अल्डोहल कंडेंसेशन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अल्डोहल, क्लियर। तो देखो हमको पता होना चाहिए कि अगर एक तो अल्डोहल कंडेंसेशन सिंपल होता है, ओके, अल्डोहल होता है वो 2 प्रोडक्ट देता है, और जो क्रॉस अल्डोहल होता है, क्रॉस अल्डोहल वो कितनी प्रोडक्ट देता है, 4 प्रोडक्ट। तो देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं, एसीटोन एसीटोन दोनों सेम है तो ओनली 2 प्रोडक्ट, ये कितनी प्रोडक्ट देगा 2, क्योंकि दोनों सेम है, सेम ऑलवेज अल्डोहल दे, सॉरी अल्डोहल कंडेंसेशन देते हैं। यहाँ पर भी देखो एक CHO है, मतलब बेंजाल्डिहाइड है, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता इसमें, और इसमें है, तो सिर्फ यहाँ पर भी एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, एक प्रोडक्ट अगर मेजर प्रोडक्ट लिखे तो। देखो ये भी एक प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट, लेकिन जो ए है वो देखो एक एसीटोन है और एक एसिटाल्डिहाइड है, तो ये आपका क्रॉस अल्डोहल देगा जो कि 4 प्रोडक्ट होगी, क्लियर है। तो बस ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलो 62 की बात करें, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ओके। चलो सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 62 में एक है पैरा मिथॉक्सी क्लोरोबेंजीन, ओके। सबसे पहले तो क्लोरोबेंजीन ड्रॉ कर लो,
उसके बाद OCH3। ओके, इसके बाद है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ओके, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, पैरा पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप। ओके, इसके बाद वापस से लेते हैं, एक है आपके पास क्लोरोबेंजीन और एक है मिथाइल ग्रुप, और इसके बाद है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, तो यहाँ पर एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, 1 2 3 4। ओके, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ओके, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R एंड -I। ओके, तो देखो ये भी +I दिखाया था। ओके, लेकिन क्या पूछा है, मोर रिएक्टिव किसमें होगा, -R -I इसमें, NO2 वाले ग्रुप में, ये दोनों इफेक्ट दिखाएगा, -R। ओके, ये यहां से निकल गया NO2, तो -R वाला इफेक्ट दिखाएगा यहाँ पर। ओके, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब बी वाला, सॉरी पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ओके, तो बी वाला आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो इसके बाद है 63 में क्या बोला है, KMnO4 कांट बी एसिडिफाइड बाय। ओके, KMnO4 किससे एसिडिफाइड नहीं होगा, क्लियर है, ध्यान रखना है। HNO3 के साथ तो वो रिएक्शन करता ही नहीं है। ओके, H2SO4 के साथ वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा, सॉरी क्या बोला है, कांट बी एसिडिफाइड। ओके, एसिडिफाइड किससे नहीं होगा, तो HNO3 के साथ तो रिएक्शन करता ही नहीं है, H2SO4 के साथ वो रिएक्शन करता है, वो एसिडिफाइड होता है, वो है ना, एक गैसियस रिएक्शन दिखाता है, याद रखना। ओके, बट HCl से वो एसिडिफाइड नहीं होगा, क्लियर है। तो 63 में कौन सा आंसर आएगा, ए डाइल्यूटेड HCl, क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, KMnO4 कांट बी एसिडिफाइड बाय डाइल्यूटेड HCl। HNO3 के साथ वो ऑक्साइड बनाएगा तो वो प्रोडक्ट नहीं देगा, H2SO4 के साथ वो एसिडिफाइड होता है, बट HCl के साथ वो एसिडिफाइड नहीं होगा, क्लियर है। तो 63 आपका ए करेक्ट आंसर होगा। चलो इसके बाद आगे चलते हैं 64 में। ओके, 64 में क्या बोला है, 64 में बोला है द येलो कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ Na2CrO4 changes to orange on passing CO2 gas due to the formation of। याद रखो येलो जो है उसमें CO2 गैस प्रोड्यूस करेंगे या ऐड करने पर आपको कौन सी प्रोडक्ट मिलती है। ओके, देखो एक सिंपल रिएक्शन है कि अगर आप लोग CrO4 2- लेते हो, 2H+ एसिड की प्रेजेंस में CO2 गैस जब भी आप लोग ऐड करोगे तो बनाएगा Cr2O7 2-, और यही होता है आपका ऑरेंज कलर, और ये होता है येलो कलर। याद रखो जो डाइक्रोमेट है वो आपका ऑरेंज कलर का है, ओनली क्रोमेट है वो आपका येलो कलर का है। ओके, तो ऐसा कौन सा आंसर है जो ऑरेंज कलर का है, तो Na2Cr2O7। ओके, क्योंकि डाइक्रोमेट है ये, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा 64 में, क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो 65 विच ऑर्डर इज करेक्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा। ओके, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो देखो सब में सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा। अच्छा चलो, जो कंपाउंड गिवन है वही हम लोग लिखते हैं। एक तो हमारे पास है VO2+1, दूसरा हमारे पास है Cr2O7 2-, और तीसरा हमारे पास है MnO4-। ओके, VO2+1 है। ओके, चलो यहां पर कितना होता है, 2 to the 4, 4 + 1 मतलब +5, सही है। 7 to the 14, 14 - 2 6, 12, 12/2 +6, और 4 to the 8, 8 - 1 +7। तो देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पावर किसका होगा, MnO4- का, उससे कम इसका, इसके बाद मतलब ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, मतलब VO2+1 फिर लेस देन Cr2O7 2- लेस देन MnO4-। क्लियर है। तो
ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो देखो पहले वाले ऑप्शन में Cr2 से VO2 ज़्यादा है, मतलब ये नहीं होगा। VO2 ज़्यादा है Mn4 से, ये भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पर Cr2 7 माइनस ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन सी है जिसमें ये दिखा रहा है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ध्यान में रखना है, ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर पूछा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो इसके बाद क्या बोला है कि व्हाट चेंज डज नॉट अकर, देखने को नहीं मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट व्हेन एसिडिफाइड K2Cr2 रिएक्ट विद H2O। ओके, H2O के साथ रिएक्ट करेगा तब कौन सा हमको दिखाई नहीं देगा। याद रखो K2Cr2O7 है, जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Cr2O5। ओके, Cr2O5। अब ध्यान रखो यहां पर K2Cr2 7 है। चलो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑरेंज कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। K2Cr2 7 अभी हम लोग चेक करके आए थे, यही K2Cr2 7 था, ऑरेंज कलर। ये ऑरेंज कलर का होता है और ये होता है ब्लू कलर। तो ये तो अकर है, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, उसने तो बोला डज नॉट अकर, ये आपका अकर है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम डिक्रीजेस। अच्छा, चेक करते हैं डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर 7 2 14, 14 माइनस 2 12, 12 प्लस 6। एक क्रोमियम का प्लस 6 है तो दो क्रोमियम का कितना होगा, प्लस 12। यहाँ पर दो क्रोमियम है तो दो ऐड करो, 5 2 10। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दो क्रोमियम है। 5 2 10, एक क्रोमियम का 10 होता है तो दो क्रोमियम का कितना होगा, 20 होगा। वापस से बोल रहा हूँ, 5 2 कितना होता है 10, एक क्रोमियम का 10 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर क्रोमियम कितना है टोटल, 2 है, तो 2 से कितना हो जाएगा 20। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ना कि डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो बोला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम डिक्रीजेस, नहीं, यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये नहीं है। क्लियर है? दूसरा बोला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम रिमेन कांस्टेंट, नहीं, कांस्टेंट तो नहीं हो रहा है, एक 12 है और एक 20 है, तो कांस्टेंट तो नहीं हो रहा है। और दूसरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम होंगे, तो आपका ऑप्शन जो बनेगा वो है सी। क्या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन है, कांस्टेंट है? नहीं है। पहले वाले का 12 था, फिर कितना है, प्लस 20, तो कांस्टेंट नहीं। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। 66 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये डज नॉट अकर है। बाकी ये तो डिक्रीज हो रहा है, नहीं इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चल उसके बाद आगे चलते हैं 67 में। ओके, 67 में क्या पूछा है, 67 में पूछा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I माइनस विथ MnO4 माइनस इन अल्कलाइन मीडियम। ओके, चलो थोड़ी जगह बना ले कि थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छे से हो सके ना। चलो निकाल देता हूँ। ओके, चलो द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I माइनस विथ MnO4 माइनस। ओके, एक सिंपल रिएक्शन है, अगर MnO4 माइनस की रिएक्शन I माइनस के साथ करे तो क्या बनेगा, IO3 माइनस 1 प्लस Mn2 प्लस। क्लियर है? यहाँ पे क्या बन रहा है, IO3 माइनस 1 अल्कलाइन मीडियम में। ए आपका करेक्ट आंसर, बस सिंपल, एक ही रिएक्शन थी, झटके में आंसर आ गया। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। 67 में ए बनेगा IO3 माइनस 1। क्लियर? चलो 68, मैच लिस्ट 1 with 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसरिंग यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, चलो कंडक्टेंस आपको गिवन है, साथ में उसकी फॉर्मूला भी गिवन है। ओके, पूछा है कि ए और बी करेक्ट है। ओके, आंसर मैच करना है। ओके, आपको सीधा क्या याद रखना पता है इसके लिए, 68 के लिए। ओके, 68 के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, तो जो कंडक्टेंस है
कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वो होगा नंबर ऑफ आयंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। बस नंबर ऑफ आयंस किस में सबसे ज्यादा है वो चेक कर लो। जैसे कि अगर मैं 4 ऑप्शन चेक करूँ तो यहाँ पे क्लोरीन बाहर 3 है और अंदर का 1, टोटल इसमें कितने हैं 4। बी में देखो बाहर 1 है और अंदर 1 है तो टोटल 2, ठीक। थर्ड में देखो बाहर क्लोरीन 3 है और अंदर 1 है, टोटल 3, और यहाँ पर टोटल 4 है तो 4 ने 5, तो 5 आयंस किस में ज्यादा है, ये वाला। तो अगर इसके आंसर मतलब 5 ज्यादा है आयंस तो इसका कंडक्टेंस भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो कंडक्टेंस ज्यादा किस में है, डी में है। ओके, तो डी वाला होना चाहिए। बस एक ऑप्शन यहाँ पर है, एक ऑप्शन यहाँ पर है। चलो चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन। 5 के बाद क्या आएगा 4, तो 4 ओके, तो उसके बाद कम कौन सा है, सी वाला, क्योंकि ए के साथ सी कनेक्ट होगा तो ए में सी होना चाहिए। देखो आ गया, सॉरी सी में ए आना चाहिए, आ गया। तो बस डी आपका करेक्ट आंसर, बाकी ऑटोमेटिकली सेट हो गया। देखो ए में सी आएगा, सबसे लोएस्ट बी में बी वाला ही है, देखो सामने सामने 2 और ये सामने सामने डी। ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो जब भी ऐसा कोई पूछे क्वेश्चन कंडक्टेंस के रिलेटेड तो उसको छोड़ के नहीं आना है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे छोड़ देते हैं एग्जाम्पल, छोड़ना नहीं है, बस उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ऐसी कुछ कुछ लाइनें होती वो आपको ध्यान में रखनी होती है, बस वो याद रखोगे आपका काम हो जाएगा। क्लियर है, चलो इसके बाद है 69। 69 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है। ओके, तो देखो अगर डी की बात करें तो EN ट्वाइस है और Cl2, तो ये आपको सीस ट्रांस देगा, तो ये नहीं होगा। NH3 और Cl3 ये भी नहीं देगा, ओके ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। COH25Cl ये भी नहीं होगा। OX3 ये वाला होगा ऑप्टिकली एक्टिव, एक। ओके, चलो इसका हम लोग डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं तब आपको पता चलेगा। एक क्रोमियम है, 1 2 3 4 5 6। ओके, OX जो कि क्या होता है C2O4 2-। ओके, ऑक्सलेट आयन है, डाइडेंटेट होता है, तो OX को ऐसे ज्वाइंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी OX को ऐसे ज्वाइंट करना पड़ेगा, OX को ऐसे ज्वाइंट करना पड़ेगा। इसके बाद मिरर लगाओ, क्रोमियम है ना। ओके 1 2 3 4 5 6। देखो इस वाले जो पार्ट है ना उसको सीधा लेके आओ, तो यहाँ पर क्या बनेगा OX। ओके, बाकी ये वाला इस तरफ आ जाएगा OX। ओके, फिर OX इस तरफ आ जाएगा। क्लियर, तो ये कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ए वाला। क्लियर, तो 69 में क्या आएगा, ए आएगा जो कि करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और आपका क्वेश्चन है 17 नंबर का। ओके, 17 में क्या बोला है, चलो दिखाई दे रहा है या तो ऊपर कर दो, हाँ चलो 17 थोड़ी सी जगह बना लूँ। ओके, जगह बनाने के बाद हम लोग वापस से देखते हैं। ओके ओके, वापस से हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि जगह बनानी पड़ेगी, साथ में यहीं पर क्वेश्चन आ रहा है तो ओके चलो। ओके 17 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको सही स्टेटमेंट फाइंड करना है। क्लियर है, अच्छा क्या बोला है, पेयर K2 NiCl4 एंड K4 NiCN4 हैव डिफरेंट जियोमेट्री। इन दोनों की ज्योमेट्री डिफरेंट है, बट जब भी आप लोग चेक करोगे ना तो दोनों की सेम जियोमेट्री आएगी sp3। आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, ये एक वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग इसमें होगा इसमें नहीं होगा। आप दोनों में चेक करोगे तो इसकी ज्योमेट्री sp3 निकल के आएगी। अरे तो डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो ये तो गया जो कि फॉल्स है। सेकंड,
पेयर CuNH3 4SO4 and K3CuCN4 हैव डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ, तो डिफरेंट है। जब आप लोग इसके लिए चेक करोगे अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के, है ना, तो वो समथिंग एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसके हिसाब से 1.73 आएगा। और इसके अंदर एक भी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि CN4 होने के कारण सारे के सारे पेयर हो जाएंगे, तो इसका आएगा 0.0 BM, इसका 1.17 BM। मतलब दोनों में देखो डिफरेंट है। तो ये आपका एक सही आंसर बन रहा है, स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, यहां पर भी चेक करते हैं। NiCO4 इज डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। हाँ, NiCO4 डायमैग्नेटिक है। ओके, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। और डी में देखो COOX3- आयन सोर्स ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाई दे रहा है? ओके, तो COOX3- कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल, तो देखो ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ओके, तो देखो क्या बोला था, सोर्स ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, तो क्या क्या ऑप्शन बन रहा है? ओके, तो एक तो डिफर है, तो एक तो बी वाला बन रहा है। ओके, एक सी वाला बन रहा है, बी और सी। क्लियर? ये तो डिफरेंट है, तो इस ट्रू नहीं है, तो ओनली बी एंड सी। क्लियर है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो इसके बाद 71 में क्या पूछा है कि ए बी एंड सी आर पॉसिबल आइसोमर ऑफ COCl3 into 6H2O. A shows maximum conductance and C has maximum percentage of non-ionizable chlorine. The incorrect statement is, अच्छा, तो सबसे पहले तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, उसका ए बी और सी कौन से पॉसिबल आइसोमर है वो हमको चेक करने पड़ेंगे। क्लियर है? चलो सबसे पहले ए का अगर हम लोग बनाने चाहे COCl3 6H2 इसके हिसाब से, तो COH2O6 ओके Cl3। बी का अगर हम लोग चेक करें तो वो सिंपल एक हाइड्रोजन रिमूव करो, एक क्लोरीन ऐड करो, COH2O5Cl Cl2। सी हम लोग चेक करें तो COH2O कितना लिखेंगे 4 Cl2 और Cl। क्लियर है? देखो बोला है नो वेट लॉस व्हेन ए इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। H2SO4 के साथ उसको ट्रीट करोगे तो क्या उसका जो वेट है वो लॉस होगा? नहीं होगा। H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर, है ना, रिएक्ट करेगा लेकिन वेट लॉस नहीं होगा। ओके, तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है। ओके, इनकरेक्ट बोला है, इसका मतलब वेट लॉस नहीं होगा। ओके, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, फिर उसके बाद आपको देखना है ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl PPT ऑन एडिंग AgNO3 सॉल्यूशन ऑफ ए बी और सी में ज़्यादा है। देखो यहाँ पर आपको 3 मोल ऑफ AgCl देगा। ओके, यहाँ पर 2 मोल ऑफ AgCl देगा और यहाँ पर 1 मोल ऑफ AgCl देगा। हाँ, तो PPT सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? इसमें, ए में सबसे ज़्यादा, फिर बी में, फिर सी में। तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, ये वाला कॉम्प्लेक्स जरा देखो तो क्या ये अच्छे से दिखाई दे रहा है? सी वाला, बी वाला तो अच्छे से दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लेक्स बी इज दिस। और हम लोग देख के भी आए, देखो H2O5 है, यहाँ पर Cl है, फिर Cl2 है और एक H2O, यहाँ पर H2O ट्वाइस। तो देखो यहाँ पर तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड नहीं कि अंदर 3 होते हैं हाइड्रोजन, है ना, Cl3 3H2O बाहर है। ये आपका एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, ये ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है। सी वाला ऐसा है, H2O4 Cl2 और एक Cl बाहर है। ओके, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, तो ये थोड़ा सा देख लेना। ओके, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 72 में। विच वन इज डू नॉट रिएक्ट विद AgNO3? AgNO3 के साथ रिएक्ट कौन नहीं करेगा? तो जिसकी प्राइमरी वैलेंसी नहीं है वो रिएक्ट नहीं करेगा। Cl है तो करेगा, Cl3 है करेगा, Cl3 है करेगा,
हाँ यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये नहीं करेगा। सी इज योर करेक्ट आंसर, बस सीधा, क्योंकि अंदर का तो कोई रिएक्ट होगा नहीं, बाहर जो वैलेंसी होती है वही रिएक्शन में आती है, तो बाहर तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, तो ये वाला, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है 72 में। ओके चलो आगे चलते हैं 73 में। ओके, और 73 में क्या बोला है, 73 में बोला है which of the following will have 3 stereoisomerism isomeric forms। okay, have 3 stereoisomeric forms। ओके तो चलो NO3, ओके NH3 देखो 3 है तो ये क्या दिखाता है, फेशियल एंड मेरिडोनियल, मेरिडोनियल, तो फेशियल मेरिडोनियल सिर्फ 2 दिखाएंगे, इसमें 3 नहीं है, ये नहीं होगा। K3CO C2O4, ओके तो देखो ये तो सिर्फ क्या दिखाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव है तो सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। यहां पर देखो C2O4 ट्वाइस और Cl2, तो ये तो एक दिखाएगा सीस और ट्रांस, बस 2 ही दिखाएंगे। ओके, बट ये देखो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपको ट्रांस आइसोमेरिज्म या ट्रांस आइसोमर, ओके एक सीस बनेगा और एक ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, क्योंकि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी है। ठीक, तो ओनली 4, ये आपका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, ओनली 4। ठीक, वापस से बता देता हूं, पहले में फेशियल मेरिडोनियल सिर्फ 2 बनता है, यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव एक ही बनता है, यहां पर 2 बनता है सिस ट्रांस, लेकिन इसमें वाले में सिस ट्रांस और ऑप्टिकली एक्टिव टोटल 3 बनते हैं। क्लियर है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलो 74 में आगे चलते हैं। 74 में क्या बोला है, फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट, फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन। ओके, रिएक्शन में हमको फाइनल प्रोडक्ट फाइंड करना है। चलो हम लोग चेक करते हैं 74। ओके चलो CH3CHO, उसकी रिएक्शन में किसके साथ कर रहा हूं, तो KMNO4 के साथ। KMNO4 के साथ रिएक्ट करोगे, आपको पता है एसिड मिलने वाला है। एसिड की रिएक्शन आप लोग अमोनिया के साथ करोगे तो CH3CONH2 अमाइड मिलेगा। ओके, इसकी रिएक्शन आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करोगे तो आपको क्या देगा, ये निकल जाएगा, सॉरी ये CH2 में कन्वर्ट होगा, CH3CH2NH2। ओके, फिर आप लोग क्या कर रहे हो, इसके अंदर HNO2 ऐड कर रहे हो, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल फ्री आते हैं, है ना, क्योंकि एयर में से भी वो खींच लेते हैं। तो CH3CH2OH यानी कि इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। बी आपका करेक्ट आंसर, बस सिंपल था, सिर्फ एक रिएक्शन था। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। चलो 75। ओके, देखो यहाँ पर CCl4 है, NaOH है। ओके, इसका मैकेनिज्म भी बहुत बड़ा है। ओके, तो सिंपल आप लोग इतना याद रख सकते हो कि यहाँ पर एसिड और OH दोनों ग्रुप साथ में मिलते हैं। ओके, सिनेमिक एसिड भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो देखो प्रोडक्ट सिंपल ऐसा है, 75 बता रहा हूँ कि फिनॉल ले लो, इसकी रिएक्शन आप CCl4 और NaOH के साथ करोगे तो आपको रखना ही है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर COOH ग्रुप अटैच करना है। तो ऑर्थो पोजीशन में COOH ग्रुप अटैच वाला कौन सा है, ये रहा डी ऑप्शन। तो डी इज योर करेक्ट आंसर 75। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं 76 में। ओके, थोड़ा जगह बना लें, हाँ जगह तो है ही। 76, बेस्ट मेथड फॉर कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्काइल क्लोराइड। ओके, अल्कोहल में से अल्काइल क्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, तो देखो हम सब लोग जानते हो, है ना, कि जब आप लोग प्रोडक्ट लिखे तो उसमें कुछ ज़्यादा इम्प्यूरिटीज ना रहे, ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिले तो अच्छा रहेगा, है ना। जैसे कि अगर हम लोग घर पे भी ना कुछ नए नए चीज़ें लाते हैं
तो उसमें ज़्यादा कचरा निकलेगा तो वो प्रोडक्ट बहुत कम हो जाएगी, है ना। इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत कम कचरे वाला निकले तो अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। बहुत ही वाहियात एग्जाम्पल था, लेकिन फिर भी चलो लिख लेते। ROH प्लस SOCl2 इट गिव्स RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ध्यान रखो यहाँ पर HCl और SO2 दोनों गैसियस फॉर्म में उड़ गया, आपको RCl बहुत ही अच्छा आपको क्या देगा, प्रोडक्ट। ले रहे, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, ए वाला है, आपको याद रखना है। ROH प्लस SOCl2 इट गिव्स RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक, क्योंकि गैसियस है, उड़ जाएंगे तो बेचारा अंदर यही बचेगा। बाकी देखो फॉस्फोराइल गैस है, HCl है, फॉस्फोराइल गैस भी आराम से रिमूव नहीं होगा, ये एसिड है, वाटर के मॉलिक्यूल भी पड़े रहेंगे, उसको हीटिंग देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इजी मेथड कौन सा है, ए वाला है। ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आपको ध्यान में रखना है। चलो 77 में क्या बोला है, विच विल गिव द टर्बिडिटी रिपीटली ऑन रिएक्शन विद ल्यूकास रिएक्शन। मतलब ल्यूकास रिएक्शन के साथ अच्छी रिएक्शन कौन देगा, ओके। टर्बिडिटी कौन देगा, 3 डिग्री अल्कोहल, सबको पता है ना, क्योंकि उसका ऑर्डर ही क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ओके। CH3OH 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा, डी इज योर करेक्ट आंसर, डी फॉर डिसा, ओके, डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं 78 नंबर, फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, फाइनल प्रोडक्ट हमको फाइंड करनी है। चलो लिखते हैं, बेंजीन रिंग, ओके, इसके ऊपर क्या है, NH2। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हो, HNO2। प्रोडक्ट में हमको क्या देगा, तो हमको देगा HNO2 के हिसाब से N2 प्लस Cl माइनस। इसकी रिएक्शन आप लोग H3O प्लस के साथ करो, ओके, तो आपको देगा फिनॉल OH। ओके, वापस से इसके अंदर हम लोग क्या ऐड कर रहे हो, जिंक डस्ट। ओके, जिंक डस्ट जैसे ऐड करोगे तो ये बन जाएगा बेंजीन। ओके, और उसके अंदर वापस से CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 अल्काइल क्लोराइड, तो आपको क्या देगा, टोल्यूइन। ओके, तो यहाँ पर मिलेगा आपको CH3, तो टोल्यूइन आपका राइट आंसर होगा डी, डी। ओके, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। 78 में क्या लिखोगे, डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 79 में। 79 में क्या बोला है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव टॉलेंस रिएक्शन। ओके, मतलब इसमें से कौन सा है जो टॉलेंस रिएक्शन नहीं देगा, इसमें से कौन सा है जो टॉलेंस रिएक्शन नहीं देगा। चलो हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ओके, हाँ देखो, क्या अल्डिहाइड टॉलेंस रिएक्शन देता है, हाँ, क्योंकि हम लोग डिस्टिंग्विश ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का डिस्टिंग्विश करने के लिए तो हम लोग टॉलेंस टेस्ट करते हैं, ये तो देगा। यहाँ पर भी देखो COH, ये भी देगा, अल्डिहाइड है, CHO अल्डिहाइड है, लेकिन एसीटोन नहीं देगा। क्लियर है। अगर NCERT अच्छे से रीड करी होगी तो पता होगा, एसीटोन कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं दे, सॉरी टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो 80 टॉलेंस रिएक्शन। ओके, टॉलेंस रिएक्शन के लिए था ना। ओके, चलो इसके बाद 80 में क्या है, CH3 CH2 NH2 CHCl3 और KOH। ओके, प्रोडक्ट में क्या है, A। देखो ये एक कार्बन एलिमेंट टेस्ट है, ओके, तो CH3 CH2 NH2 की जगह NC ऐड करना है, CN तो आएगा नहीं, CN NC नहीं आएगा, C ऑप्शन। ओके, आइसोसाइनाइड बनेगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, C ऑप्शन। चलो एंड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, चलो उसकी भी रिएक्शन लिख लेते हैं, CH3 CH2 COOH। ओके, रेड फॉस्फोरस, देखो इसके पास वाला अल्फा कार्बन, उसके ऊपर से एक अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, Cl2 अटैच होगा, तो Cl2 CH3 CH Cl COOH। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है, हाँ ए में ही दिख रहा है। ओके, ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। ओके, चलो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। ओके, इसके लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं। ओके, 82 के लिए
ये इरेजर थोड़ा ओके, थोड़ा इरेज कर लेते हैं अच्छे से। अभी ये ठीक हो गया। ओके, इसको रिमूव करते हैं। चलो ओके, क्योंकि जगह तो बनानी पड़ेगी। ओके, जगह बनाने के बाद हम लोग फिर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, फिर बाद में लिखते हैं। ओके चलो। उसके बाद कौन सा है 82। 82 में देखो डाइल्यूटेड क्यूएच के साथ हीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आपके डायल अल्डोल अल्डोल रिएक्शन। जब भी आपको डाइल्यूटेड क्यूएच एनएओएच और हीटिंग मिले, समझ जाओ वो कौन सा है, अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, अल्डोल कंडेंसेशन। चलो, सबसे पहले तो ध्यान रखो ये एक प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है। इसकी रिएक्शन जब भी आप लोग डाइल्यूटेड KOH के साथ करोगे, हमको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो इसके पास वाला अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन वहां से अटैच होगा। ओके, और ऑक्सीजन के मिलके क्या बनाएगा, H2 रिमूव करेगा। क्लियर है? तो A, B और C और D में से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ये डबल बॉन्ड O के साथ यहां पर अटैच हो गई आपकी रिंग। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपका आंसर ये बनेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जहां पे होगा वहां से प्रोडक्ट बनेगी। क्लियर है? यहाँ पे देखो, यहाँ से कोई अटैच नहीं होगा, ये OH नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर भी ये OH नहीं आएगा। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलो, तो ये आपके ध्यान में रखना है, बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो, इसके बाद हम लोग आगे चलते 83 में। 83 में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट वाई ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? चलो, हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। ओके, सबसे पहले आपके पास क्या है, फिनॉल है। ओके, इसकी रिएक्शन आप लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कर रहे हो। ओके, आपको ऊपर तो OH ग्रुप है, लेकिन नीचे क्या अटैच होगा, SO3H। फिर आप लोग क्या ऐड कर रहे हो, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। ओके, तो ऑर्थो पोजीशन में क्या अटैच होगा, Br। यहाँ पर है OH, यहाँ पर है Br और यहाँ पर है SO3H। अच्छा, ऐसा कोई प्रोडक्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ओके, तो ऑप्शन में ढूंढो, आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। डी वाले में नहीं है, Br पैरा में नहीं है। ओके, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दो दो एक ही ऑप्शन है, ये वाला। ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसके बाद आगे चलते हैं 84 में। ओके, 84 में क्या बोला है, 84 में बोला है एक सिंपल रिएक्शन है और उसकी रिडक्शन करवाना है। ओके, अच्छा यहां पर क्या है, कीटोन है। रिडक्शन करने पे क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। ओके, तो बस अल्कोहल कहाँ मिल रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर हमको अल्कोहल मिल रहा है, चेक कर लो, सिंपल देखने पर ही पता चल रहा है ना। यहाँ पर OH, बाकी का देखो वैसा का वैसा है, बाकी का कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। वापस लिख लेता हूं, इसकी रिएक्शन ऐसे होगी, ध्यान रखो। ओके, यहाँ पर क्या है, सॉरी रिंग नहीं है, डबल बॉन्ड O है। ओके, उसको रिमूव कर दो, रिंग को। ओके, रिंग को मैं थोड़ा रिमूव कर दूं, रिमूव। ओके, पूरा ही रिमूव कर देता हूं। ओके, देखो डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर क्या अटैच है, CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। जैसे आप लोग NaBH4 रिडक्शन करोगे तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, सॉरी रिंग नहीं है, ऊपर OH, बाकी का वैसा रहेगा, बाकी नो चेंज। यहाँ पर सिर्फ OH अटैच होगा, बस ये ध्यान में रखना है। तो ऐसा कौन सा है, आपका डी ऑप्शन। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं 85। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। ओके, कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है, याद रखो, जिस भाई साहब के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो
नो अल्फा हाइड्रोजन, वो सारे के सारे अल्डिहाइड्स यानी जरूर रिएक्शन देंगे। मतलब यहां पर C6H5 बेंजाल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते तो ये देंगे। CH3CHO, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी देगा। फॉर्मल्डिहाइड ये भी देगा, तो आपका डी आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ओके, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो क्लियर है? ओके चलो 86, CH3CHO and CH3CH2CHO can be separated by, ओके एक है CH3CHO जो कि किससे सेपरेट हो सकता है, किससे सेपरेट नहीं होगा। तो देखो हम लोगों को पता है कि ये दोनों की दोनों टॉलेंस रिएक्शन से सेपरेट हो सकते हैं। मतलब अगर मिक्सचर है तो दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग है तो रिएक्शन दिखाएंगे, लेकिन दोनों साथ में है तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। तो टॉलेंस तो जाएगा इसके लिए, पैलिंग भी जाएगा क्योंकि ये भी दोनों के लिए काम करता है, रिडक्शन भी दोनों का होगा तो ये भी नहीं काम करेगा। ओके, तो एकमात्र ऑप्शन बी है जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, कैसे? तो याद रखो हमने बोला था CH3CHO, जब भी आप लोग आयोडीन ऐड करोगे तो जो CHO ग्रुप है उसके पास CH3 होना चाहिए, है ना, तो तभी वो CHCl CHI2 बनाएगा। क्लियर है? तो एक सेपरेट होगा। यहां पर देखो CHO समूह जो ग्रुप है उसके पास CH2 है ना कि CH3 है, तो ये सेपरेट नहीं होगा इससे। तो बहुत ही अच्छा कौन सा रिएजेंट है? बी वाला I2NaOH, जो कि दोनों को सेपरेट करेगा, एक के साथ रिएक्ट करेगा एक के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो 87 में क्या बोला है? तो CH3CHO, इसकी रिएक्शन CH3NH2 के साथ करने पे क्या मिलेगा? ओके, सिंपल रिएक्शन है CH3CHO, इसकी रिएक्शन थोड़ा उल्टा करके लिखो, ऐसे NH2 और CH3, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, उल्टा पुल्टा थोड़ा, है ना। देखो यहां से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो तो क्या बचेगा? CH3CH डबल बॉन्ड NCH3, और ये क्या है आपका? स्कीप बेस। ये क्या है? स्कीप बेस है। ओके, कहां पे दिखाई दे रहा है स्कीप बेस? ये रहा। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ रहे हो? चलो इसके बाद 88, ओके थोड़ा नीचे लेके जाते हैं, सारे क्वेश्चंस आ जाए। ओके, स्टार्च इज चेंज इनटू डाइसैकेराइड माल्टोज। ओके, माल्टोज में कैसे चेंज होगा स्टार्च? हमको स्टार्च को किस में चेंज करना है? माल्टोज में। तो इसके लिए एक ही है, डाइसैकेराइड को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए डायस्टेज। ओके, तो डायस्टेज से हम लोग करते हैं। ओके, ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सीधा एनसीईआरटी से लिया गया। ओके, तो लाइन रीड करनी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज? तो देखो इट इज एन आल्डोहेक्सोस, हाँ ग्लूकोज आल्डोहेक्सोस है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, इट इज कंटेन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाँ इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और एक कार्बन होता है वो CHO होता है। 6 कार्बन लेकिन 5 OH ग्रुप। इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, हाँ ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है बट वो आल्डोपेंटोज नहीं है। ओके, आल्डोपेंटोज कौन होता है? फ्रुक्टोज होता है, ध्यान रखो फ्रुक्टोज। ओके, TOSE फ्रुक्टोज जो है, ओके वो क्या होता है? आल्डोपेंटोज। मतलब ग्लूकोज के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। और दूसरा बोला है द RBC डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ। RBC का जो डेफिशिएंसी है वो किसके कारण होगा? तो हम सब में ऐसा प्रॉब्लम होता है, वो है विटामिन B12, क्योंकि बहुत ही कम मिलता है। विटामिन B12 के कारण ये डेफिशिएंसी होगी। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट मेगा टेस्ट में। थैंक यू।